Hello student, welcome again. I am Rohit Saurath and today we will discuss about Langmuir adsorption isotherm. It is a part of surface chemistry. जो लास्ट टॉपिक हमारा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था, उसकी कुछ लिमिटेशंस हम लोगों ने बनाई थी, लेकिन फिर उसके बाद एक और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आएगी जिसका नाम क्या होगा, लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको कि लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होते हैं. ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बाद आई थी. फ्रेंडलिच ने जो है आइसोथर्म दी थी, उसके बाद लैंगमुइर ने उसको मॉडिफाई किया था या उसकी कोशिश की थी मॉडिफाई करने की कुछ अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग. तो यहाँ देखो क्या कंडीशंस है कि अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, हम लोग कंसीडर लैंगमुइर क्या कहता था कि इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे और उन पोस्टुलेट्स के अंदर ये क्या कहता था कि लेट अस कंसीडर ए सरफेस हेयर. यहाँ हम किसी सॉलिड का सरफेस कंसीडर कर लेते हैं और इस सरफेस पे वो पहला पॉइंट क्या बता रहा था कि द adsorption occur on the surface of adsorbent is unilayer. उसने एडजॉर्प्शन को क्या कहा, यूनिलेयर कहा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मोनोलेयर भी कह सकते हैं. जिसे हम क्या कह सकते हैं, मोनोलेयर भी कह सकते हैं. मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि ये मेरे पास कोई सॉलिड का सरफेस है, इस पे कुछ गैस पार्टिकल्स आते हैं, तो वो इस तरीके से इस पे एक यूनिलेयर बनाएंगे, मीन्स मोनोलेयर बनाएंगे, मल्टीलेयर नहीं बनाएंगे. लेकिन जो फ्रेंडलिच था वो बात करता था किसकी, मल्टीलेयर वालों की. मल्टीलेयर जो है फॉर्म करेगा कौन, एडजॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट. सेकेंड पॉइंट में ये क्या कहता है, इसका पोस्टुलेट क्या कहता है कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट. सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि मान लो मैं तीनों को अलग अलग, इसके जितने पॉइंट होंगे तीनों का अलग अलग एक डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा. कि हम लोग कहते हैं कि ये एक सरफेस हो गया किसका, एडजॉर्बेंट का, इस तरीके से, ठीक है. और इसके अंदर ये जो है कुछ साइट्स हैं, इसमें ये कुछ साइट्स प्रेजेंट हैं. और इस पॉइंट के अंदर ये क्या कह रहा है कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट. मींस यहां पे मैं कुछ पार्टिकल्स आप लोगों को दिखा दूं. मान लो एक पार्टिकल ये है मेरा और एक पार्टिकल मान लो यहां है मेरा. ये कह रहा है कि इन दोनों पार्टिकल के बीच में जब ये सरफेस पे आ जाएंगे, एडजॉर्बेंट के सरफेस पे आ जाएंगे, देयर विल बी नो इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू. इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा. इनको कोई मतलब नहीं होगा कि आसपास की साइट में कौन बैठा है या कौन नहीं बैठा है, या कौन साइट खाली पड़ी है, कौन साइट के अंदर जो पार्टिकल फिलअप है. एक और बात मैं यहां पे लिखता हूं कि ऑल द साइट्स, लैंगमुइर कहता था कि ऑल द साइट्स ऑफ adsorbent surface are equivalent. वो कहता था कि ये सारी की जो साइट्स होंगी ये सब इक्विवेलेंट होंगी. मतलब इन सब के पास सेम एफिनिटी होगी पार्टिकल्स को क्या करने की, एड्सॉर्ब करने की. किसके पार्टिकल्स को, एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स को. ऐसा नहीं होगा कि कोई पार्टिकल एड्सॉर्ब, कोई साइट जो है पार्टिकल को एड्सॉर्ब कर रही है और दूसरी साइट पार्टिकल को एड्सॉर्ब नहीं कर रही है. और इसके अंदर एक और पॉइंट है कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल, मींस ये पार्टिकल भी आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे. तो दो पॉइंट है यहाँ पे. पहली बात तो लैंगमुइर ने क्या कहा कि देयर विल बी मोनोलेयर फॉर्म, यहाँ मोनोलेयर फॉर्म होगी. और दूसरे पॉइंट में वो कहता है कि देयर इज नो interaction between the particles which are adsorbed on the surface of adsorbent. Third point, dynamic equilibrium is formed on the surface of adsorbent.
ये कह रहा है कि एक इक्विलिब्रियम जनरेट होगा। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, दो प्रोसेस के बीच में इक्विलिब्रियम जनरेट होगा। 11th क्लास के अंदर हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर जब पढ़ते थे तो वहां इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग बोलते थे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मींस यहां भी कुछ ऐसी दो प्रोसेस चल रही होंगी जिनके बीच में क्या जनरेट होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम जनरेट होगा। मतलब किस तरीके से कि यहां हम लोग एक सरफेस कंसीडर कर लेते हैं एडजॉर्बेंट का, और ये कुछ साइड्स हैं उसके ऊपर। इस तरीके से मैं कुछ साइड्स आपको दिखा देता हूं। अब यहां मेरे पास गैस के पार्टिकल्स हैं, यहां ऊपर क्या है आपके गैस के पार्टिकल्स, एडजॉर्बेट पार्टिकल, एडजॉर्बेट पार्टिकल, गैस पार्टिकल। मान लो ये पार्टिकल यहां आके एडजॉर्ब होना स्टार्ट हो गए इन साइड्स के अंदर, इस तरीके से कुछ साइड्स के अंदर पार्टिकल आके एडजॉर्ब हो रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है आपका, एडजॉर्प्शन। ये क्या चल रहा है आपका, एडजॉर्प्शन। अब ये क्या कह रहा है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम किस में जनरेट होगा, कि देयर विल बी अनदर प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा होगा, डिसॉर्प्शन हो रहा होगा। यहां क्या चल रहा है, डिसॉर्प्शन। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब ये दोनों प्रोसेस एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन सेम रेट पे हो जाएंगे और उस वक्त क्या जनरेट होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम जनरेट होगा। तो मैं इसके अंदर एक पॉइंट लिख देता हूं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर कौन सी दो प्रोसेस हो रही है, एक तो एडजॉर्प्शन और कंडेंसेशन। हम लोग कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। ऑफ द एडजॉर्ब्ड पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एक प्रोसेस तो क्या चल रही है, एडजॉर्प्शन और क्या, कंडेंसेशन। एंड दूसरी प्रोसेस क्या चल रही है, डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन और एवोपरेशन, डिसॉर्प्शन और एवोपरेशन ऑफ द एडजॉर्ब्ड पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। और ये दोनों प्रोसेस एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जाके क्या हो जाएंगी, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो देखो यहां मैंने 3 पॉइंट समझाए हैं, तीनों का अलग अलग आपको डायग्राम करके मैंने बताया। एडजॉर्प्शन यूनिमोलिकुलर यहां लेयर बना रहा है, मींस ये मोनोलेयर फॉर्म बनाता है। यहां मल्टी लेयर की बात नहीं कर रहा है लैंगम्योर, यहां यूनिमोलिकुलर यूनिलेयर की बात कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट में मैं कह रहा कि जो पार्टिकल्स एडजॉर्ब हो जाएंगे ऑन द साइट ऑफ एडजॉर्बेंट, देयर विल बी नो इंटरेक्शन बिटवीन दैट पार्टिकल, दीज पार्टिकल्स। उनको कोई मतलब नहीं रहेगा कि किस पार्टिकल के साथ क्या बिहेव किस तरीके से हो रहा है, मींस ये आइडियली बिहेव करेंगे यहाँ। उसके बाद ऑल द साइड्स ऑफ एडजॉर्बेंट आर इक्विवेलेंट, ये सारी की सारी जो साइड्स होंगी ये क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी अकॉर्डिंग टू लैंगम्योर। लास्ट पॉइंट में कह रहा है कि यहाँ डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है। अब हमने पूछा डायनामिक इक्विलिब्रियम किसके बीच में फॉर्म होता है, तो उसने कहा कि देयर विल बी टू प्रोसेस, कि अगर एडजॉर्प्शन होगा तो वहां डिसॉर्प्शन भी होगा। जो पार्टिकल एडजॉर्ब हुए हैं दे कैन डिसॉल्व आल्सो। तो यहाँ दो प्रोसेस चली, एडजॉर्प्शन और कंडेंसेशन चल रहा है, और एक क्या चल रहा है, डिसॉर्प्शन और इवेपोरेशन चल रहा है। अब बेटा यहाँ से आगे हम लोगों को क्या करना है कि एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनाना है फॉर लैंगम्योर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो आप इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो हमने कहा कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन यहां चल रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, ध्यान से समझना, एक एक बात आपको समझ आएगी। एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू हो जाएगा किस, क्या, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। ये लैंगम्योर ने कहा, मींस ROA इज इक्वल टू हो जाएगा ROD, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू ROD। अब ये हमें बना के लाने पड़ेंगे, जब हम फिर बाद में इनको आपस में क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। तो बनाने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं, एक फैक्टर कंसीडर करते हैं जिसको मैं फ्रैक्शन फैक्टर भी कह देता हूं, थीटा। लैंगम्योर ने थीटा कंसीडर किया, और थीटा का मतलब उसने क्या कहा कि नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड बाय एडजॉर्बेट, नंबर ऑफ साइट ऑक्यूपाइड बाय एडजॉर्बेट, और नीचे यहां लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल
फॉर एडजॉर्प्शन। अब आप इसको ध्यान से देखो तो ये कुछ इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट है जैसे हम लोगों ने फ्रेंडलिस्ट के अंदर पढ़ा था x बाई एम। x बाई एम भी यही कहता था कि x का मतलब क्या था कि पार्टिकल एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, मींस किसके पार्टिकल, एडजॉर्बेट के पार्टिकल, और नीचे फिर मास ऑफ एडजॉर्बेंट होता था। यहां भी सेम वही है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में कह देता हूं कि इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बाई एम। मीन्स आप लोग थीटा को रेट कर सकते हो किससे, x बाई एम से। x बाई एम किसका है, ये आपका फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का है, और ये दोनों सेम टर्म यहां पे हम लोगों को कह रही हैं कि नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड बाय एडजॉर्बेट, और दूसरा है नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल फॉर एडजॉर्प्शन। अब बेटा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस किसके, कि देखो आप यहां पे ये पार्टिकल्स इस तरीके से एडजॉर्ब करा रहे हो। अब पहला फैक्टर क्या हो सकता है कि अगर इस पार्टिकल के ऊपर, इन पार्टिकल के ऊपर मैं प्रेशर लगा दूं, P लगा दूं प्रेशर, तो क्या होगा, एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, मतलब कि प्रेशर कह दिया हम लोगों ने कि एक तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल। सीधी सी बात है कि कितनी नंबर ऑफ साइट अवेलेबल है उसके ऊपर भी तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड करेगा। अगर साइट्स ही अवेलेबल नहीं है तो फिर एडजॉर्प्शन नहीं होगा। और नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि देखो हमने कह दी टोटल साइट्स जो वो कितनी कह दी हमने, n। नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल कितनी कह दी मैंने, n कह दी। अब मैं क्या करता हूं कि n में से कुछ साइट्स जो अवेलेबल हो गई, सॉरी एडजॉर्ब हो गई है, वो कितनी हो गई है, n माइनस थीटा। तो नंबर ऑफ अवेलेबल साइट कितनी होंगी, n माइनस n थीटा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टोटल 10 साइट थी, 10 में से धीरे धीरे साइट्स जो एडजॉर्ब होती जा रही है, और मैं कह दूं कि कितनी साइट्स एडजॉर्ब होगी, 3 साइट्स एडजॉर्ब होगी। अब आपके सामने या तो आंसर आएगा कि नंबर ऑफ अवेलेबल साइट कितनी होंगी, या तो आंसर आप लिखोगे कितना, 7, या फिर आप सीधा लिख सकते हो 10 माइनस 3। ये मैंने वही लिखा है, टोटल नंबर ऑफ साइट क्या हो गई आपकी n, मतलब कि 10, और माइनस n थीटा क्या हो गया आपका 3। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। मैं यहाँ वैल्यूज नहीं रख रहा हूं अभी, तो अभी हम लोगों को इन्हीं के अकॉर्डिंग जो हम सपोज करके चल रहे हैं जिन अल्फाबेट्स को, उन्हीं के साथ काम करना पड़ेगा। तो टोटल साइट थी n, अब नंबर ऑफ अवेलेबल साइट कितनी रह जाएंगी, n माइनस n थीटा, और इसको आप लोग लिख सकते हो कि n इंटू 1 माइनस थीटा। तो फाइनली मैं रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या कह दूंगा कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA into n into 1 minus theta. Now to remove the proportionality sign, ROA is equal to KPA, इसको K1 कह देते हैं, n1 minus theta। तो ये आपका क्या बन गया, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बन गया अकॉर्डिंग टू लैंगम्योर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये क्या बना आपका, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में है, देखो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन हो जाएगा। तो x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग थीटा रिलेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू, दोनों टर्म जो वो सेम तरीके की बातें कर रहे हैं। थीटा फ्रैक्शन के अंदर बात कर रहा है नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड बाय एडजॉर्बेट, नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल फॉर द एडजॉर्प्शन, जिसको हम n बोल रहे हैं टोटल। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA एंड देन नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फिर ये कितना होगा, n माइनस n थीटा। इसको आप लोग लिख सकते हैं n इंटू 1 माइनस थीटा। देन रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 PA n इंटू 1 माइनस थीटा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेट ऑफ डिसॉर्प्शन कि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन क्या होगा। रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो डिसॉर्प्शन कहां से होगा, जहां पार्टिकल बैठे होंगे, जो पार्टिकल ने साइट्स को ऑक्यूपाई किया होगा। मतलब यहां ये जो साइट्स हैं, तीनों साइट्स, ये आपको खाली नजर आ रही है, तो यहां से तो डिसॉर्प्शन होगा नहीं। डिसॉर्प्शन कहां से होगा, जो ये साइट्स आपके फुलफिल हैं। तो मैं क्या कह दूं कि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइट्स अवेलेबल ऑन द सरफेस, साइट्स अवेलेबल ऑन दी सरफेस। अब ये कितनी साइट है, देखो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो साइट अवेलेबल ऑन दी सरफेस, वो कितनी साइट अवेलेबल होंगी आपकी, n थीटा साइट्स जो है अवेलेबल होंगी। मतलब कि जो साइट्स
ऑक्यूपाई की गई है वो कितनी ऑक्यूपाई की गई है, एन थीटा। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि टोटल साइट कितनी थी 10, उनमें से ऑक्यूपाई कितनी की 3। अब इस 10 को भूल जाओ क्योंकि 10 में से तो 3 ऑक्यूपाई हो गई है, तो इन 3 साइट पे से ही डिसऑर्प्शन होगा। और इस 3 साइट को मैं किससे रिलेट कर रहा हूं, एन थीटा से। तो आप लोग कह सकते हो कि रेट ऑफ डिसऑर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये इसको हम लोग इस एक और तरीके से लिख सकते हैं कि साइट्स अवेलेबल, या अवेलेबल नहीं लिखेंगे, साइट्स ऑक्यूपाइड, साइट्स ऑक्यूपाइड ऑन दी सरफेस। जो साइट्स ऑक्यूपाई की गई है, सॉरी मैं अवेलेबल लिख गया था, साइट्स ऑक्यूपाई जो की गई है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, रेट ऑफ डिसऑर्प्शन। कितनी साइट ऑक्यूपाई की गई है, एन थीटा। तो रेट ऑफ डिसऑर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन थीटा। देन ROD इज इक्वल टू K2 इंटू में कितना, एन थीटा। तो ये आपका रेट ऑफ डिसऑर्प्शन बन गया। रेट ऑफ डिसऑर्प्शन क्या है कि रेट ऑफ डिसऑर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइट ऑक्यूपाई ऑन द सरफेस। जो साइट ऑक्यूपाई की गई है उन्हीं पे से ही डिसऑर्प्शन होगा, जो ऑक्यूपाई नहीं की गई उन पे से डिसऑर्प्शन नहीं हो सकता। तो मींस रेट ऑफ डिसऑर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन थीटा एंड ROD इज इक्वल टू K2 एन थीटा। अब आपके पास दोनों टर्म आ गई है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी आ गया, रेट ऑफ डिसऑर्प्शन भी आ गया। अब हम इन दोनों को आपस में इक्वल रख के और एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो ये दोनों टर्म को हम लोगों को इक्वल रखना है। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या आया था आपके सामने कि K1 एट इक्विलिब्रियम, K1 इंटू PA इंटू या फिर जो यहां N PA 1 माइनस कितना थीटा, ये आया था। K1 PA N इंटू 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये कितना आया था ROD, K2 N थीटा। ये कितना आया था, K2 N थीटा। आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि K1 बाई K2, इस K2 को मैं इधर ले आऊं, ये क्या रह जाएगा, PA N इंटू 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू N थीटा। N से N हुआ कैंसल आउट, तो ये क्या बचा, K1 अपॉन K2 PA इंटू 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब यहां से आप लोग इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि जो K1 अपॉन K2 है, जो K1 अपॉन K2 है, इसको आप एक कांस्टेंट दे दो पूरा K, इसको हम पूरा एक कांस्टेंट दे देंगे K। तो मैं यहां लिख दूंगा कि K इंटू PA इंटू 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो बनेगा 1 माइनस थीटा अपॉन कितना, थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में KPA। मैं इस तरीके से लिख सकता हूं इसको, 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन KPA। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, यहां से यहां सॉल्व हम लोग कर रहे हैं, 1 बाय थीटा माइनस में कितना 1, इसको सॉल्व करेंगे जब लोग 1 अपॉन थीटा माइनस में कितना 1 इज इक्वल टू 1 बाय KPA। दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय KPA। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो 1 बाय थीटा इज इक्वल टू 1 बाय KPA प्लस 1, देन 1 बाय थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस KPA अपॉन KPA, और ये आपका रिलेशन आने ही वाला है। ये किसकी वैल्यू हुई, 1 बाय थीटा की। अब अगर मुझे यहां से थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो KPA अपॉन 1 प्लस KPA। तो बेटा ये आपका मैथमेटिकल रिलेशन आ गया फॉर लैंगम्योर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कि KPA अपॉन 1 प्लस KPA। यहां तक फिर से देखो, हमने दोनों रेट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड डिसऑर्प्शन को आपस में इक्वल रखा, इसको सॉल्व करते हुए लाए, हमने K1 बाई K2 को कंप्लीट क्या कह दिया, K कह दिया, और इसको हमने आगे सॉल्व करके लिखा थीटा इज इक्वल टू KPA अपॉन 1 प्लस KPA। अब यहां से आगे हमें क्या करना है, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है किसकी, थीटा की, फॉर लैंगम्योर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब मुझे इस इक्वेशन को और मॉडिफाई करके एक ग्राफ ड्रॉ करना है। अब वो ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा, इसको मैं मिटा देता हूं आप लोगों को, यहां फिर मैं लिख के दे देता हूं कि K1 बाई K2 इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, K। अब देखो इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन को क्या कह देते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या इसको थर्ड कह देते हैं। और ये जो दो इक्वेशन बनी थी मेरे पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको आप लोग 1 और 2 कह दो, इसको क्या कह दो, थर्ड। अब मैं लिखता हूं कि ऑन रीअरेंजिंग इक्वेशन थर्ड, देखो स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि थीटा कैन ऑल्सो बी रिलेट विद x बाय m। तो यू कैन राइट कि x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू क्या है, KPA अपॉन 1 प्लस KPA। ठीक है।
अब यहाँ x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, तो इसके अंदर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, k यूज करूंगा, कांस्टेंट यूज करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, यहां जो मैं लिखने जा रहा हूं, मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं k, स्मॉल k यूज किया मैंने फॉर रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन। अब उस k के बाद कंप्लीट ये टर्म लिखी जा सकती है k इंटू पी ए अपॉन कितना 1 प्लस के पी ए। आप देखो x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब जब आप x बाय एम के अंदर से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आप लोग क्या लिखोगे, k थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, के पी ए अपॉन में कितना 1 प्लस के पी ए, और इसके मल्टीप्लाई में आप क्या दे सकते हो, k दे सकते हो। तो वही काम मैंने यहां किया है कि ये पूरा का पूरा इक्वल हो जाएगा k इंटू के पी ए अपॉन कितना 1 प्लस के पी ए। ये कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि x बाय एम इज इक्वल टू के इंटू के पी ए अपॉन कितना 1 प्लस के पी ए। नाउ दिस कैन बी सॉल्व एज कि पी ए अपॉन एक्स बाई एम, इस एक्स बाई एम को मैं इधर ले आया पी ए के नीचे, इज इक्वल टू इस पूरी टर्म को मैं ऊपर ले जाऊंगा 1 प्लस के पी ए, 1 प्लस के पी ए डिवाइडेड बाय कितना के डैश। इस k और k को मैं क्या लिख दूं, इस k एंड k को क्या लिख दूं मैं, k डैश लिख दूं टोटल। ये पूरा एक कांस्टेंट है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, k इंटू के इज इक्वल टू क्या k डैश, मैं इसको बोल दूंगा। तो यहां मैंने k डैश यूज कर लिया है। फिर से देखो pa के नीचे मैं किसको लिया है, x बाई एम को, 1 प्लस के पी ए को कहां ले गया मैं ऊपर, और इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, k डैश मान के नीचे पुट कर दिया। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, इधर लिख लेते हैं इसको, पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग यहां से। अब हम लोग यहां सॉल्व करेंगे इसको, ये आपका बनेगा 1 बाय के डैश प्लस के बाय के डैश इनटू में कितना पी ए एंड इज इक्वल टू पी ए अपॉन एक्स बाय एम। ये आ गई आपकी इक्वेशन एक और, जिसको मैं इक्वेशन नंबर क्या कह दूंगा, 4 कह दूंगा, जिसको मैं क्या कह दूंगा, इक्वेशन नंबर 4। बेटा देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रीअरेंज किया इस इक्वेशन नंबर 3 को। मैंने आपसे कहा था कि थीटा कैन ऑल्सो बी रिलेट विद एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी। अब आपको ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ के यूज करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या लिख सकते हो कि थीटा की वैल्यू आपने ये लिखी और उसके बाद इसके साथ किसको अटैच कर दिया, के को। वही काम मैंने यहाँ किया। तो x बाई एम इज फाइनली इक्वल टू के इंटू के पी ए अपॉन 1 प्लस के पी ए। इस के इंटू के को मैंने कंप्लीट क्या मान लिया, के डैश कह दिया। क्या कह दिया इसको मैंने, के डैश। देन 1 प्लस के पी ए अपॉन के डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन एक्स बाई एम। इसको मैं इधर ले गया और इसको मैं उधर ले गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग इसको लिख सकते हो कि 1 बाई के डैश प्लस के बाई के डैश इंटू पी ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन एक्स बाई एम। अब आप इस इक्वेशन को देखो, ये सीधी सीधी इक्वेशन बन रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की ये इक्वेशन बन रही है। क्या बन रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहां से आप लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो जो ओरिजिन से नहीं आएगा। ये क्या हो गया आपका पी ए अपॉन कितना एक्स बाई एम, और यहां क्या हो गया आपका प्रेशर, यहां कौन हो गया प्रेशर, ठीक है। यहां से इस तरीके से ग्राफ ये जाएगा, और ये आपका क्या हो गया इंटरसेप्ट, ये आपका क्या हो गया इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा आपका 1 बाई के डैश, ठीक है। उसके बाद यहां आपका एक एंगल बन जाएगा जिसको मैं क्या बोल दूंगा, थीटा। और ये स्लोप है आपका, ये क्या है स्लोप, अकॉर्डिंग टू लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म स्लोप कितना है, के बाय के डैश। तो ये आपका एक ग्राफ बन के आया जो किसके थ्रू आया था, लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के थ्रू। अब यहां के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसकी इंटरप्रिटेशन पढ़नी है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि ये जो कुछ भी लैंगमुर ने पढ़ाया है हम लोगों को, लैंगमुर ने जो कुछ भी हमें दिया, इसके बाद मैं क्या कह सकता हूं कि हाई प्रेशर पे, लो प्रेशर पे या मॉडरेट प्रेशर पे एडजॉर्प्शन अकॉर्डिंग टू लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किस तरीके से वेरी करेगा। आई होप आप लोगों को इजीली से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, बहुत इजीली से सारी चीजें समझाई गई हैं और आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंगम्योर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंगम्योर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो देखो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एट हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर
इक्वेशन क्या आई थी हमारी कि x बाई एम इज इक्वल टू के डैश पी ए अपॉन में कितना 1 प्लस के पी ए, ये इक्वेशन मेरे पास आई थी जब मैंने इसको x बाई एम से सॉल्व करके मैं इधर लेके आया था, वहां जब हमने सॉल्व की थी। अब हाई प्रेशर पे क्या होगा कि हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा कि जो 1 प्लस के पी ए है, जो 1 प्लस के पी ए है, इसको मैं ऑलमोस्ट इज इक्वल टू कह सकता हूं कितना के डैश या सॉरी के पी ए के इक्वल, कितना कह सकता हूं के पी ए के इक्वल। मतलब जब हाई प्रेशर होगा तो आप इस 1 को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो एट हाई प्रेशर। 1 को नेग्लेक्ट करोगे तो आपके सामने क्या बनेगा, x बाई एम इज इक्वल टू के डैश पी ए अपॉन कितना के पी ए। मतलब इस पूरी टर्म को हमने क्या कह दिया के पी ए, और ये पूरा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, कांस्टेंट के। ये पूरा किसके आ जाएगा, इक्वल टू कांस्टेंट के। मतलब कि यहां ये क्या कहना चाह रहा है कि हाई प्रेशर पे जब आप लोग जाओगे, हाई प्रेशर पे जब आप लोग जाओगे तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की तरह ही यहां भी जो एडजॉर्प्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ये ग्राफ यहां से ये प्रेशर चला, इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ रहे थे। यहां हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर हाई, तो यहां पे क्या होगी, वैल्यू कांस्टेंट हो गई है हाई प्रेशर पे। x बाई एम इज इक्वल टू के डैश पी ए अपॉन के पी ए, पी ए से पी ए कैंसिल आउट करोगे तो ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है तो पूरा का पूरा जो एडजॉर्प्शन है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया एट हाई प्रेशर। नेक्स्ट है सेकंड, एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर, जब मैं लो प्रेशर पे बात करूंगा, इस वाले प्रेशर पे, यहां से यहां तक के इस पे, तो क्या करूंगा मैं कि 1 प्लस के पी ए, 1 प्लस के पी ए के अंदर मैं किसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, के पी ए को नेग्लेक्ट कर लूंगा। मैं किसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, के पी ए को, क्योंकि प्रेशर क्या है मेरा, लो है। तो मैं प्रेशर कितना लेके चलूंगा, ओनली 1 प्रेशर लेके चलूंगा। तो यहां क्या हो जाएगा, x बाई एम इज इक्वल टू ओनली के डैश पी ए। x बाई एम इज इक्वल टू ओनली के डैश पी ए। ये टर्म आपकी किसके साथ आ गई, लो प्रेशर पे आ गई। लेकिन थर्ड केस में एट मॉडरेट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर, ये जो मॉडरेट प्रेशर होगा ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से वेरी कर जाएगा जैसे फ्रेंडलिच के अंदर किया था। मतलब कि x बाई एम इज इक्वल टू के डैश पी ए रेज टू पावर 1 बाई कितना n, एंड 1 बाई n की जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी कितना, 0 से 1 के बीच में। तो ये मॉडरेट प्रेशर पे हम लोग जो है लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को यहां पढ़ पा रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट द लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब ये प्रूफ हो गया है कि फ्रेंडलिच जो काम कर रहा था वही काम कौन कर रहा था, लैंगमुर कर रहा था। लेकिन उसने क्या मान के चला था, वो इसको यूनिलेयर मान के चल रहा था, कोई इंटरेक्शन नहीं थी और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों साथ साथ चल रहे थे। मतलब ये जो इक्वेशन दी है उसने, लैंगमुर ने, ये अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशन दी है। लेकिन इक्वेशन क्या है, सेम है, सेम किसकी जैसी, फ्रेंडलिच की जैसी, बट दोनों के पोस्टुलेट्स के अंदर डिफरेंस है और इसके अंदर कुछ नहीं है। अब यहां के बाद ये सब करने के बाद हमारे पास जो लैंगमुर की एडजॉर्प्शन आइसोथर्म थी उसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशन क्या थी कि पहली बात तो उसने कही थी कि ये यूनिलेयर बनाएगा, लेकिन जब हम लोग पढ़ रहे थे कि इसको, ये यहाँ पे जाके जब हम लोग हाई प्रेशर पर जाते थे तो हमें मल्टी लेयर भी फॉर्म होती थी। इस बात को लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। सेकंड पॉइंट, ये जो पूरा का पूरा काम था, ये इसके अंदर जो बात हो रही थी वो सारी की सारी बात जो है लो मॉडरेट प्रेशर पे ही हो रही थी, और वही बात फ्रेंडलिच भी कह रहा था। तो दोनों के अंदर कोई इतना डिफरेंस नहीं आया। मतलब यहाँ और यहाँ हम लोग यहाँ भी कांस्टेंट बता रहा है, यहाँ भी ये क्या कर रहा है कि आप लोग यहाँ भी स्टडी नहीं कर सकते एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को। ये और ये वाली इक्वेशन और फ्रेंडलिच की इक्वेशन दोनों क्या आ रही है, सेम। तो दोनों का एंड में आके पोस्टुलेट क्या हो गया, सेम हो गया। इन बातों को लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, और भी इसकी कई लिमिटेशन थी जिनको हम लोग बीईटी थ्योरम के अंदर पढ़ेंगे, जो इससे नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो अभी केवल आप लोग यहां तक पढ़ो। ये लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में डालो, उसका आंसर जरूर आपको किया जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।